मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है टाइप्स ऑफ फाइबर या रेशों के प्रकार के ऊपर। जैसा आपको विदित है कि हमारे जीवन की मूलभूत 3 आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ पर हम जिस आवश्यकता के बारे में बात कर रहे हैं वो है कपड़ा। तो आपको पता है कि कपड़ा जो है वो हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर को ढकने का काम करता है और हमें आवरण प्रदान करता है और कहीं न कहीं हमें एक पहचान भी देता है। जैसे हर प्रोफ़ेशन का, हर व्यवसाय का अपना अलग ड्रेस कोड होता है। कहीं न कहीं ये हमारी समृद्धि को भी बताता है। तो कपड़े के अलग-अलग महत्व हैं। तो अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि कपड़ा बनता कैसे है। हमें बाज़ार में, हमें मार्केट में बहुत से कपड़े उपलब्ध होते हैं। कुछ बने बनाए देखते हैं, कुछ आप कपड़े ऐसे भी देखते हैं बाज़ार में या मार्केट में जिनको आप सिलवाते हैं, है ना। तो आप ये समझें कि जो आपको दिख रहा है वो क्या है, एक कपड़ा हो सकता है या वस्त्र हो सकता है, लेकिन उसको हम बनाते कैसे हैं, उसको हम प्राप्त कैसे करते हैं, तो ये यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कितना छोटा रेशा होता है जो आपस में गुथ के, ऐंठन दे के, उनकी प्रोसेसिंग करके, उन पे प्रक्रिया करके उनको हम इतने बड़े वस्त्र के रूप में बदल देते हैं। तो आप इस वीडियो में समझ पाएंगे कि विभिन्न प्रकार के रेशे हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं, हमारे पर्यावरण में ही मौजूद हैं और इन्हीं पर हम प्रक्रियाएं करके, इन्हीं की प्रोसेसिंग करके हम क्या कर रहे हैं, वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। तो रेशों से हम क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं और धागे से हम क्या बनाते हैं, वस्त्र, कपड़ा बनाते हैं और कपड़े से हम क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है, ये 4 स्टेप होता है। तो धागा हमें पर्यावरण में मिलेगा, रॉ फॉर्म में मिलेगा, बिल्कुल कच्ची उपस्थिति में, कच्चे फॉर्म में उपस्थित होगा। इसी से हम एक एक रेशे को जोड़ के क्या करेंगे, धागा बनाएंगे, जिसको आप यान भी कहते हैं, है ना। और यान से हम स्पिनिंग, धागे की इस रेशों की स्पिनिंग करते हैं या फिर हम उसकी कताई करते हैं और उससे धागा बनाते हैं। और धागों की प्रोसेसिंग प्रक्रिया द्वारा, वीविंग द्वारा हम क्या करते हैं, या बुनाई द्वारा हम क्या करते हैं, उससे कपड़ा बनाते हैं, यानी कि क्लॉथ बनाते हैं। और फिर क्लॉथ से कटिंग, ड्राफ्टिंग, ये सब करके हम क्या बनाते हैं, अपने पहनने योग्य वस्त्र बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, रेशा, यानी कि फाइबर। फाइबर से मिल के क्या बनता है, धागा, यानी कि यान। और यान से मिल के क्या बनता है, कपड़ा, यानी कि क्लॉथ। और क्लॉथ से हम क्या बना सकते हैं, वस्त्र, अपने लिए सूटेबल वस्त्र या कंफर्टेबल वस्त्र जो है, पहनने योग्य वस्त्र जो है वो बना सकते हैं। तो इस श्रृंखला में जो सबसे पहली कड़ी होती है वो होती है किसकी, रेशों की या फिर फाइबर की। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो फाइबर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेचुरल फाइबर, यानी कि इसको हम हिंदी में प्राकृतिक रेशे कहते हैं, और आर्टिफिशियल फाइबर, जिसको कि हम हिंदी में कृत्रिम रेशे कहते हैं। 2 तरीके के फाइबर पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक, अगर हम रेशों की बात करें तो 3 तरीके के प्राकृतिक रेशे होते हैं, वेजिटेबल फाइबर, एनिमल फाइबर और मिनरल फाइबर। वेजिटेबल फाइबर को आप वानस्पतिक रेशे भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने नाम के अनुसार वनस्पति से प्राप्त होते हैं। एनिमल फाइबर, इसको आप जांतव रेशे भी कहते हैं, अपने नाम के ही अनुसार ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो मिनरल फाइबर होते हैं, ये खनिज लवण से प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम इनको मिनरल फाइबर कहते हैं। दूसरे जो कृत्रिम फाइबर होते हैं, ये कुछ फाइबर कृत्रिम फाइबर में ऐसे होते हैं कि जिनकी जो रॉ सामग्री होती है, जो बेसिक सामग्री होती है, यानी जो आधारभूत सामग्री होगी, वो पर्यावरण में पाई जाएगी। फिर उसके बाद केमिकली उसको हम ट्रीटमेंट करके उससे हम धागे, उससे हम रेशे बना लेते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ये जो कृत्रिम रेशे हैं, ये पूर्णतः किसी न किसी प्रयोगशाला में बनाए जा रहे हों, न किसी लैब में केमिकल कंपाउंड्स को जोड़ के बनाए जा रहे हों, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है। फिलहाल हम बात करेंगे प्राकृतिक रेशों में
वानस्पतिक रेशों के बारे में। वानस्पतिक रेशे यानी कि जो हमें वनस्पति से प्राप्त होते हो। तो इसमें कुछ जैसे कि कॉटन, कॉटन यानी कपास, है ना, कपास का पेड़ होता है। तो कपास के रेशे, जो सूती वस्त्र हम पहनते हैं, वो कॉटन जो होता है वो उसके फाइबर हमें, उसके रेशे कहाँ से मिलते हैं, हमें कपास के पेड़ से मिलते हैं। इसी तरीके से लिनन का पेड़ होता है, कपोक होता है, जूट होता है, हेम्प होता है, इन सब के पेड़ होते हैं और ये सब जो रेशे हैं वो हमें उस पेड़ से मिलते हैं। एनिमल फाइबर यानी जानवर रेशों की बात करें तो मेनली जो हम मुख्य रूप से जो यूज़ करते हैं वो है सिल्क यानी कि रेशम के और ऊन के। तो रेशम का जो रेशा होता है वो सहतूत के पेड़ पे पनपने वाला कीड़ा होता है, उससे मिलता है। और वूल जो होता है, आपको पता है ऊन होता है, तो ऊन हमें कई जानवरों से, मेनली जो है मुख्यतः भेड़ से, बाकी खरगोश से, बकरी से, इन सब जानवरों से भी मिलता है। मिनरल फाइबर की बात करें तो यानी खनिज रेशों की बात करें तो इसमें हमें गोल्ड यानी सोने के, चांदी के और एस्बेस्टस, ये 3 जो रेशे हैं इनको हम खनिज रेशे बोलते हैं। अब देखिए आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रेशों के बारे में अगर हम बात करें तो एसीटेट सेल्यूलोज, एसीटेट सेल्यूलोज ये बताएंगे इसके बारे में आपको जब कृत्रिम फाइबर पढ़ाएंगे तो इसको पूरा एलाबोरेट करके आपको बताया जाएगा। फिर देखिए दूसरा होता है मैन मेड या फिर इसको रेयॉन या रीजेनरेटेड सेल्यूलोज भी कहते हैं। तो देखिए इसमें जो बेसिक कंपोनेंट है वो आपको याद रखना है सेल्यूलोज, है ना। तो एसीटेट सेल्यूलोज पहला कृत्रिम फाइबर होता है, कृत्रिम रेशा होता है। दूसरा इसको मैन मेड, दूसरा जो कृत्रिम या रेशा होगा वो क्या होता है, मैन मेड, या इसी को हम रेयॉन भी कहते हैं, सुना होगा आपने नाम इसका, बहुत ही मुख्यतः प्रमुख रूप से यूज़ होता है रेयॉन, या फिर इसको रीजेनरेटेड सेल्यूलोज भी कहते हैं। इसके अलावा अब आप देखते हैं बाज़ार में, मार्केट में बहुत से सिंथेटिक रेशे के कपड़े भी मिलते हैं, है ना। तो सिंथेटिक रेशे बहुत कॉमनली यूज़ होने लगे हैं, जिसमें देखिए नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस, क्यूप्रामोनियम, नायलॉन का नाम बहुत कॉमन है, डेक्रॉन, ऑरलॉन, टेरिलीन और फाइबर ग्लास, इस तरीके के जो रेशे हैं इनको हम सिंथेटिक फाइबर के नाम से, सिंथेटिक रेशों के नाम से जानते हैं। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इन सब की उपस्थिति के बारे में कि पर्यावरण में ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं, किस तरीके से, किस स्वरूप में उपस्थित होते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर शॉर्ट देखेंगे। बाद में एक एक रेशों के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। तो नेचुरल फाइबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेजिटेबल फाइबर यानी कि हम वानस्पतिक रेशों की अगर बात करें तो ये जनरली जो भी वानस्पतिक रेशा होगा, जो भी पेड़ से मिलने वाला रेशा होगा, वनस्पतियों से मिलने वाला रेशा होगा, उस वो किससे बना होगा, सेल्यूलोज से बना होगा, है ना। जो बेसिक, क्योंकि हमको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज जो होता है वो बेसिक कंपोनेंट होता है उनके सेल का। तो किससे बना होगा, सेल्यूलोज का बना होगा। सेल्यूलोज लिखा भी हुआ है कि सेल्यूलोज पौधों के कोशों का मुख्य तत्व होता है। कॉटन में अगर हम बात करें यानी कॉटन का जो पौधा होता है, कॉटन के जो बीज होते हैं, अगर हम उसमें बात करें तो वहाँ पर 91% सेल्यूलोज पाया जाता है, जबकि लिनन में कितना, 70% सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज को अगर हम और सिंप्लीफाई करें और सरल करें तो हम ये देखेंगे कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, है ना। तो नेचर में क्या होते हैं, सैकेराइड्स ही होते हैं। सेलुलोज भी अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में जाते हैं। तो जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनते हैं। ये जो रेशे होते हैं इन पर अम्ल का प्रभाव पड़ता है, अम्ल से ये नष्ट हो जाते हैं, जबकि क्षार का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बात करेंगे वानस्पतिक रेशों में, स्पेशली किसकी, कॉटन की या फिर कपास की। तो कॉटन का जो पौधा होता है वो 3 फुट से लेकर 4 फुट तक ऊंचा होता है। इसको हम सीड हेयर फाइबर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने कॉटन के बीज देखे हों तो आप सोच पा रहे होंगे कि कॉटन का बीज छोटा सा होता है और उसके अगल बगल रुई के फव्वारे जैसी संरचना होती है ना। तो बीज के अगल बगल ही रुई जैसा आपको जो दिखता है
वही क्या होते हैं, कॉटन के रेशे होते हैं और उन्हीं रेशों से मिलके हम सूती कपड़ा बना लेते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि वो कॉटन का बीज जो इतना छोटा होता है और उसके आसपास बहुत बहुत थोड़े से अमाउंट में कॉटन लगा होता है, रुई लगी होती है। उन रेशों को अलग करते हैं, उन रेशों की ऐंठन कराते हैं, उनसे धागा बनाते हैं, उनसे हम कपड़ा बनाते हैं और कपड़े से हम वस्त्र बना के उसको पहन लेते हैं, है ना। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। आप देखिए इसमें सबसे छोटा जो फाइबर होता है वो किसका होता है, कॉटन का ही होता है। इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर से 2.3 सेंटीमीटर तक होती है। जिस रुई में छोटा रेशा होता है उसको हम शॉर्ट स्टेपल कहते हैं और कुछ रुई जिनमें बड़ा रेशा पाया जाता है उनको हम लॉन्ग स्टेपल कहते हैं। ये पोट या फिर कोए के रूप में आप जो बिनौले आप जिनको कह सकते हैं, जो छोटे छोटे कॉटन बॉल्स आपको दिखती हैं उनको बिनौले कहते हैं। जो बीज के साथ जब कॉटन के रेशे लगे होते हैं, कपास के रेशे लगे होते हैं बीज के साथ, तो उनको हम कोए कहते हैं। लिनिन देखिए, दूसरी जो हम बात कर रहे हैं वो लिनिन की है। इसको हम फ्लैक्स भी कहते हैं। फ्लैक्स के पौधे जो होते हैं ये कहाँ से, तने से प्राप्त होते हैं। देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि कपास का जो रेशा है वो कौन से भाग से मिलता है, तो वो जनरली बीज से, इसीलिए हम उसको सीड हेयर फाइबर भी कहते हैं। और जबकि जो लिनिन या फ्लैक्स का जो रेशा है वो तने से प्राप्त होता है। जहाँ की जलवायु शीतोष्ण होती है या जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नमी पाई जाती है, उन्हीं प्रदेशों में लिनिन जो है वो पाया जाता है। अब देखिए मैक्सिमम लंबाई जो होती है वो 40 से 60 इंच तक होती है लिनिन की। पौधे का तना कैसा होगा, बेलनाकार और सीधा होता है और इसके जो फूल होते हैं पीले तथा नीले रंग के होते हैं। जब जड़ के पास से पौधे का रंग पीला पड़ जाता है और बीज हरे रंग से पीले भूरे रंग में बदल जाते हैं, तब पौधे को जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है और फिर हम उससे रेशे प्राप्त करते हैं। उससे विभिन्न प्रक्रियाओं से हमें लिनिन के रेशे या फ्लैक्स के रेशे मिलते हैं और फिर उन रेशों से हम क्या करते हैं, ऐंठन दे के उनकी ट्विस्टिंग करा के धागा बनाते हैं। धागे से हम बनाएंगे कपड़ा और कपड़े से बनाएंगे वस्त्र, यानी लिनिन के वस्त्र बनेंगे। ठीक है। या लिनिन जनरली वस्त्रों के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, साज सज्जा के लिए, टेबल क्लॉथ के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो जो भी बनाना होगा वो हम बनाते हैं। फिर देखिए कपोक की बात करते हैं। ये भी एक वानस्पतिक रेशा है। इंडिया और वेस्ट इंडीज़ में पाया जाता है। बीज के चारों ओर रेशा कपास के समान ही लिपटा रहता है। जनरली जैसा कपास में हम देखते हैं वैसा ही कपोक में भी होता है। इसका रेशा जो होता है वो कॉटन के फाइबर से उत्तम तथा रेशम के अनुरूप होता है। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि इसका जो कपोक का जो रेशा होता है वो कताई के लिए उपयुक्त नहीं होता है ना। यानी यहाँ पर आप कताई की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं पाई जाती है। जितने भी रेशे होते हैं उसमें नेचुरल ट्विस्टिंग पाई जाती है, यानी प्राकृतिक ऐंठन पाई जाती है, जिससे एक रेशा दूसरे रेशे से बहुत ही आसानी से जुड़ता चला जाता है और हमें एक लंबा धागा मिल जाता है। लेकिन कपोक की स्थिति में क्या है कि कपोक जो है ये कॉटन से अच्छा फाइबर होता है। इसकी चमक भी रेशम के समान होती है, लेकिन इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती है। तो जब प्राकृतिक ऐंठन नहीं है तो इसके रेशे आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से नहीं जुड़ पाते हैं और इसलिए ये कताई के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो इससे वस्त्र बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस फाइबर का उपयोग हम लाइफ बेल्ट के रूप में मैट के लिए ज़्यादा करते हैं, चटाई वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि सीधा होता है वो, उसके लिए बहुत ज़्यादा फोल्ड की या ट्विस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। गीला होने पर शीघ्रता से सूख जाता है तथा नमी अवरोधक होता है। इसके बाद देखिए जो हम बात कर रहे हैं वो जूट की। तो इंडिया तथा पाकिस्तान में जूट सबसे अधिक उत्पन्न होता है। जूट की रस्सियाँ आप जानते होंगे, जूट के खटिया बिनी जाती है जो गांव में आप देखते हैं, जिसको आप चारपाई कहते हैं। पौधा जो होता है वो 5 फुट से लेकर 12 फुट तक ऊंचा होता है। बेस्ट क्वालिटी का जूट जो होता है वो पीले रंग का होता है और इसकी चमक जो है वो कैसी होती है, रेशम के समान होती है। छूने पर चिकना तथा कोमल होता है। जूट का फाइबर फ्लैक्स की तुलना में कम मजबूत होता है। सबसे मजबूत फाइबर फ्लैक्स का होता है, उसकी तुलना में जूट जो है वो कम मजबूत है। सूखे वातावरण में इसके अंदर 6% से अधिक नमी नहीं होती है, जबकि आर्द्र वातावरण में इसके अंदर 13% तक नमी
पाई जाती हैं। जूट का प्रयोग हम अनाज, शक्कर, कॉफ़ी भरने, कपास, ऊन की गांठों को बांधने के काम में लाया जाता है। जनरली जो बोरे होते हैं ना, सामान्य रूप से जो देखते हैं जिनमें सामान भरकर आता है बोरे, वो जूट के ही बने होते हैं, मजबूत होते हैं, इसलिए इनको हम उपयोग करते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं हेम्प की, तो इसका प्रयोग जो है वो गलीचा, रस्से, जूते के तले तथा कागज़ आदि बनाने के लिए किया जाता है। मनीला में होने वाला हेम्प जो है वो सफ़ेद रंग का होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी जो बचा हुआ है वो कल हम कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है इस वीडियो में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।